तो हम टीबी के बारे में पढ़ेंगे, ट्यूबरकुलोसिस। इसके कुछ फैक्ट जानेंगे, बाद में लिख लेंगे। इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि ऑक्यूपेशनल, कि पेशेंट कब ज्वाइन कर सकता है डोट्स थेरेपी लेने के बाद, कितने टाइम बाद हम पेशेंट को बोलेंगे कि ये नेगेटिव हो गया, कब बोलेंगे कि पेशेंट नॉन कंटेजियस हो गया, और कब बोलेंगे पेशेंट की मतलब अफेक्टेड है अदर लोगों के लिए, कि इसको लोगों से दूर रहना है नहीं रहना, वो सब चीजें। और कितने कितने इंटरवल पे हम इसे कल्चर भेजते हैं, और कंफर्मेटिव डायग्नोसिस टीबी का क्या है, ठीक है, वो चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इसकी थोड़ा ओवरव्यू जान लेते हैं, टीबी होता क्या है। देखो, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम, इसका पूरा नाम क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकल बैसिलाई, ये कैटेगरी उस बैक्टीरिया का नाम है, ठीक है, जो कि सबसे पहले इन्वेंट किया था 24 मार्च 1882। किसने किया था इसको, रॉबर्ट कोक्स, KOCHS। रॉबर्ट कोक्स ने 24 मार्च 1882 में किया था। इसलिए वर्ल्ड टीबी डे, ये ध्यान रख लेना, 24 मार्च को मनाया जाता है। और जहां पे हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि सबसे पहले खोज किसने करी थी, तो ये भी पता रहना चाहिए कि वैक्सीनेशन, पहला पहला वायरल वैक्सीनेशन कौन सा था, चिकन पॉक्स, उसकी खोज किसने करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। सबसे पहला वायरल वैक्सीन कौन सा था, चिकन पॉक्स था। किसने खोज करी थी, एडवर्ड जेनर ने करी थी। और सबसे पहला वायरल वैक्सीन कौन सा था, ये वाला था। तो दो चीज हम साइमल्टेनियसली पता रहनी चाहिए कि छोटी सी एक वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकते हैं किसने करी खोज, क्या हुआ, वर्ल्ड टीबी डे कब बनाया जाता है। टीबी क्या है, हाईली कम्युनिकेबल डिसीज, जो कि सबसे पहला वर्ल्ड वाइड सबसे पहले लंग्स को अफेक्ट करता है। मोस्ट कॉमन ऑर्गन अफेक्टेड बाय टीबी इज लंग्स। उसके बाद आता है, जनरली पूछे कि सेकंड मोस्ट कॉमन पार्ट विच इज अफेक्टेड बाय टीबी इज फैलोपियन ट्यूब। फीमेल्स के अंदर फैलोपियन ट्यूब, और मेल्स के अंदर जेनेटो यूरिनरी ट्रैक्ट, जिसे बोलते हैं किडनी को भी इफेक्ट करता है। सेकंड मोस्ट रीजन, तो थर्ड फोर्थ तो भूल ही जाओ, ये पूछ सकते हैं, ठीक है। जो ट्यूबरकल बैसिलाई है, ये ग्राम पॉजिटिव है एसिड फास्ट बैक्टीरिया। अब ग्राम पॉजिटिव एसिड फास्ट के बारे में पता होना चाहिए होता क्या है। ग्राम पॉजिटिव और एसिड फास्ट, जो ग्राम नेगेटिव रहेंगे वो नॉन एसिड फास्ट होते हैं। ग्राम पॉजिटिव इसको क्यों बोला जाता है, एक तरह का मीडिया होता है, जिसने नाम सुना है आपने, कल्चर मीडिया और स्टेनिंग टेक्निक। कल्चर मीडिया से तो पता लगता है कि कौन सी कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, ट्यूबरकल बैसिलाई, जो वाइडली हर हॉस्पिटल में यूज करा जाता है ना, कल्चर, ब्लड कल्चर, यूरिन कल्चर, स्पेसिमेन कल्चर, वो हम कौन सा करते हैं यूज, एलजे मीडियम जिसे बोला जाता है। एलजे मीडियम इज ए मेथड, और इसकी खोज किसने करी थी, लोन्स्टन एंड जेनसन नाम है उस पर्सन का जिसने इसको इन्वेंट किया था, ठीक है जी। इसमें ये ध्यान रखना है, कल्चर टेक्निक कौन सी है, एलजे मीडिया टेक्निक। लोन्सन किसने खोज करी थी इसकी, लोन्स्टन एंड जेनसन ने खोज करी थी। इससे पता लगता है कि कौन सी कैटेगरी का ये बैक्टीरिया है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकल बैसिलाई है ये, ठीक है जी, पता लग गया। अब ये ध्यान करेंगे कि एसिड फास्ट है, नॉन एसिड फास्ट है, ग्राम पॉजिटिव है, ग्राम नेगेटिव है। तो ये पता लगता है किससे, स्टेनिंग टेक्निक से। जो स्टेनिंग टेक्निक जो हम उसमें यूज करते हैं वो है ZN स्टेनिंग, जील एंड नेल्सन स्टेनिंग, अगर नाम सुनाओ। पहले क्या होता था, जो जिसकी खोज करता था अपने नाम से रख दिया करता था नाम, क्योंकि चीजें इतनी खोज हुई नहीं थी, इन्वेंटरी इतनी बड़ी थी नहीं, गिनी चुनी चीजें थी स्टार्टिंग में ही, इसलिए अपने नाम से रख दिया करते थे। तो ZN स्टेनिंग इज टेक्निक जिससे हम पता लगाते हैं कि ये ग्राम पॉजिटिव है या ग्राम नेगेटिव है। अगर ग्राम पॉजिटिव हुआ तो वो एसिड फास्ट हुआ, ग्राम नेगेटिव हुआ तो नॉन एसिड फास्ट हुआ। अब इसको एसिड फास्ट ही क्यों बोला जाता है, ग्राम पॉजिटिव क्यों बोला जाता है, देखो स्टेनिंग क्या होती है, ZN स्टेनिंग, ये स्टेनिंग टेक्निक है। इसमें क्या करते हैं, उस बैक्टीरिया को लेते हैं, गर्म करेंगे, ठंडा करेंगे, एक डाई डालते हैं मिथाइल ब्लू, इसमें यूज करते हैं मल्टीपल टाइम। जो
नॉन एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं वो अपना कलर चेंज कर लेते हैं इजीली एक बार में, तो वो ग्राम नेगेटिव हो जाता है। पर ये वेरी हार्ड टू स्टेन, बहुत मुश्किल है इसको स्टेन करना। गर्म और ठंडा क्यों करते हैं? ताकि जो वॉल है, सेल वॉल है इसकी क्रैक आ जाए और क्रैक के थ्रू वो डाई जो है इसके अंदर एंटर हो जाए और कलर चेंज कर दे। बट ये नहीं कर पाता, बहुत कई बार, पांच कम से कम 7-8 बार उसको गर्म ठंडा करेंगे और मिथाइल ब्लू में डिप करेंगे, उसके साथ गर्म करेंगे, तो जब जाके उसमें क्रैक्स पैदा होता है फिर जाके वो पेनिट्रेट करती है डाई और कलर चेंज होगा। वो तो जबरदस्ती वाली बात होगी, पेनिट्रेट करवाना तो करवा के ही रहेंगे, चाहे आज नहीं तो कल हो ही जाना है। बट जो प्रोसेस है एक बार करेंगे, चेंज कर लिया तो ठीक है, तो नॉन एसिड फास्ट हो गया, ग्राम नेगेटिव हो गया। चेंज नहीं करा तो ग्राम पॉजिटिव हो गया, एसिड फास्ट हो गया। समझ गए? कौन से डाई यूज करते हैं? मिथाइल ब्लू। किसके अंदर करते हैं? जेडन स्टेनिंग में। जेडन स्टेनिंग क्या है? एक टेक्निक है जिससे हम पता लेते हैं बैक्टीरिया की कौन सी क्लास है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अब नेगेटिव पॉजिटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव वो होते हैं जिनकी सेल वॉल को डैमेज करना, क्रैक करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें डाई एंटर नहीं कर पाते, जिससे वो बैक्टीरिया चेंज नहीं करेगा अपना कलर, तो इसलिए अपना ही कलर नहीं चेंज करता, इसलिए एसिड फास्ट बैक्टीरिया है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पता लग गया? ठीक है जी। तो अब दूसरा हम पढ़ेंगे इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में कि ये बैक्टीरिया दिखने में कैसा होता है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका। इट इज अ नॉन फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया। फ्लैजिला, जिस भी बैक्टीरिया का फ्लैजिला होगा वो अपने आप मूव कर लेते हैं, वो इधर से उधर जा सकते हैं, ट्रेवल कर सकते हैं, बट ये ट्रेवल नहीं कर सकता। इसको बोलेंगे ट्यूबरकल बैसिलाई इज ए नॉन फ्लैजिलेटेड, नॉन स्पोरिंग, एसिड फास्ट, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ये है ऐसा पूरा तरीका। ठीक है जी। इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका ये, इसकी चौड़ाई हो गई, इसकी लंबाई हो गई। माइक्रोन में इसकी लंबाई चौड़ाई होती है, इसकी लंबाई होगी 3 to 8 माइक्रोन, और इसकी चौड़ाई हो गई 0.3 to 0.5 माइक्रोन। ठीक है। अब टीबी जरूरी नहीं कि इंसान में ही देखने को मिलती है, इसकी स्पीसीज होती हैं। स्पीसीज मतलब इसकी प्रजातियां होती हैं जो ह्यूमन बीइंग के अलावा लिविंग बीइंग्स को भी इफेक्ट करती है, जैसे चूहों को, जैसे जानवरों में कैटल्स हो गए, और एक प्रजाति होती है जो जानवरों प्लस ह्यूमन में मिक्स होकर फिर अफेक्ट करती है इंसानों को, अपना वो चेंज कर देती है स्पीसीज, तो उसको भी हम एक बार देख लेते हैं। जो इसकी 4 स्पीसीज होती हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की, ये इसका डायग्राम है। जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ये अफेक्ट किसको करेगा? ह्यूमन को। माइकोबैक्टीरियम बोविस ये करता है कैटल्स, जो जानवर होता है ना, गाय भैंस, इन सबको। एक होता है इसकी स्पीसीज माइकोबैक्टीरियम बोविस, बोविस हो गया, माइक्रोटी, MICROTI, जो इफेक्ट करती है रैट और रैकून। नाम सुना रैट का, रैकून का, ये जितने भी होते हैं ना, रैट है ना, स्याही भी बोलते हैं एक तरह की, वो जो कांटे कांटे से निकले तो उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। जूल बोलते हैं उनको, क्या बोलते हैं। ये है इंटरमीडिएट स्पीसीज। एक है माइकोबैक्टीरियम अफ्रीकानिस, ये इंटरमीडिएट स्पीसीज है किसके बीच में? कैटल्स में और ह्यूमन के बीच में, जो मोस्टली इफेक्ट करती है ह्यूमंस को। ठीक है। ये कल्चर मीडिया से पता लगेगा कौन सा है, ये टाइप ऑफ कौन सा है।
स्टेनिंग से तो हमें एसिड फास्ट लगा, एक कल्चर मीडिया में रखेंगे 2 से 8 हफ्ते के लिए, बाद में कल्चर देख लेंगे भैया कौन सी कैटेगरी का है, बैक्टीरिया है, कौन सा है, किस जानवर का है, इंसान का है, कौन सा वाला है। सबसे ज्यादा ह्यूमन को अफेक्ट करती है। ठीक है, जेड एन स्टेनिंग पता लग गया, एलजे मीडिया पता लग गया। अब पता करते हैं कि और स्पीसीज के बारे में पता लग गया, और उसकी मॉर्फोलॉजी किस तरह का स्ट्रक्चर है वो भी पता लग गया। अब ये देखते हैं कि ये किस तरह से इन्फेक्ट करता है ह्यूमन को, कि शरीर में जाके ये लंग्स में ही हो जाता है, अफेक्टेड पार्ट लंग्स में ही क्यों है, और लंग्स में ही अपर लोब में ही क्यों जाता है। तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है घोनी कॉम्प्लेक्स एंड घोन फोकस। ये होता क्या है, देखो सबसे ज्यादा ये एपेक्स ऑफ द लंग्स में देखने को मिलता है। ठीक है, अपर लोब में ये जो मैक्रोफेजिस होती है, लंग्स की मैक्रोफेजिस, उससे ये एंटीजन एंटीजेनिक रिएक्शन होता है, उसके बाद ये गोन फोकस बना देता है। गोन फोकस क्या होता है, एक तरह का क्लस्टर है। सपोज ये राइट लंग हो गया, राइट में कितने होते हैं हमारे, 3 लोब होंगे, ये 2 लोब होंगे। तो मेनली इसमें और इसमें देखने को मिलता है, एयर होती है हल्की, तो ये एयर मेनली ऊपर ही देखने को मिलेगा। सपोज एल्वेलर मैक्रोफेजिस इसके कांटेक्ट में आया, इस बेसिलाई के कांटेक्ट में, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे से एंटीजन एंटीजन रिएक्शन, उसको मारना, उसकी डेड बॉडी, यहाँ पे क्लस्टर ऑफ सेल बन गए हैं। तो क्लस्टर ऑफ सेल बना के ऐसा पैची अपीयरेंस बना देते हैं, इसे बोलते हैं गोन फोकस। जो कि 2 से 10 वीक में बनता है। अब जिसने इसको पकड़ लिया स्टार्टिंग में, तो टीबी को रोक सकते हैं। अब ये पता ही नहीं लगता, क्योंकि बोलते 3 हफ्ते से ज्यादा टीबी खांसी टीबी हो सकती है, वो इसी को बोलते हैं जो 3 हफ्ते की टीबी होती है ना, वो इसके डेवलपमेंट में ही होती है। जो सिम्टम होंगे ना, जब ये सिम्टम आना स्टार्ट होते हैं इस 2 से 10 हफ्ते के बाद, जब सिम्टम आ गए तो गोन कॉम्प्लेक्स कहलाती है। इट शोज अब शोज सिम्टम। अब मैंने क्या बताया था कि कफ वगैरह हो सकती है, 2-3 हफ्ते मैक्सिमम मानते हैं, बट ठीक है 2 से 10 हफ्ते स्टार्टिंग में रोक लिया, ठीक है। उसके बाद क्या पता गोन फोकस ऑलरेडी बन गया हो। सिम्टम इज अ कफ, कफ इज अ टाइप ऑफ सिम्टम, है ना, क्योंकि एल्वेलर मैक्रोफेजिस ने काम कर दिया अपना। कफ क्यों आ रहा है, वो इरिटेट कर रहा है हमारे लंग्स में, सोच रहे कि एक्सपेक्टोरिएट बाहर निकालने की कोशिश करता है एज ए सिम्टम के रूप में। फीवर आएगा, वेट लॉस होगा, नाइट सेट होगी, वो एज ए सिम्टम। जब ये आने स्टार्ट हो गए, भूख नहीं लगने वाली, वेट लॉस होता चला गया, तो वो समझ ला गोन कॉम्प्लेक्स है, अब टीबी उसके बन चुकी है। तो समझ गए गोन फोकस और कॉम्प्लेक्स। गोनी कॉम्प्लेक्स होता क्या है, गोन फोकस होता है इसे क्लस्टर ऑफ मैक्रोफेजिस ऑफ लंग्स which react with the tubercle bacilli into the upper lobe of the lung। ठीक है जी। एक्सरे सीटी देखेंगे तो एक्सरे के अंदर पैच बने आएंगे, ऐसे 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 ऐसे, तुम्हारी टीबी फैल चुकी है। एक जगह ऐसे होती है कि व्हाइट व्हाइट रहेगा, ऐसे ऐसे वेब मकड़ी के जाले टाइप के ऐसे ऐसे निकले रहते हैं, फिर ऐसे ऐसे दाने दाने, यहाँ पे थोड़ा सा पैच रहेगा, वो है गोन फोकस और तुम्हारा गोन कॉम्प्लेक्स एक्सरे के अंदर। सीटी करते हैं, सीटी में डेप्थ देख लेते हैं कितनी है, क्या है, कैसे है। ठीक है जी, तो पता लग गया ये कैसा इफेक्ट कर रहा है। ठीक है जी, तो फिर इसके बाद आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि ये पेशेंट के अंदर चला तो गया है,
तो पता कैसे करेंगे कि ये पेशेंट में है नहीं है, कोई और इन्फेक्शन है? तो उसके लिए टेस्ट है। कौन सा टेस्ट है? मोनटोक्स टेस्ट। ठीक है। मोनटोक्स टेस्ट क्या है? एक प्यूरिफाइड पेप्टाइड है, प्रोटीन पेप्टाइड, पर ये कंफर्मेटरी नहीं है। स्पूटम कल्चर इज द कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी। ठीक है। बट इससे ऐसा होता है कि देखो, स्टार्टिंग में जब भी कोई टीबी इन्फेक्शन होता है ना, तो हमेशा पॉजिटिव आएगा ये। या किसी को बीसीजी वैक्सीन लगे बच्चे को, उसमें पॉजिटिव आएगा। ये सपोज किसी को हो जाए टीबी, बाद में ठीक हो जाए, पूरी जिंदगी भर इसको पॉजिटिव आएगा। तो इट कैन बी फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव है, रिलायबल नहीं है ये। तो कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर टीबी स्पूटम कल्चर, टीबी गोल्ड टेस्ट जिसे बोलते हैं। टीबी गोल्ड हो गया, स्पूटम कल्चर हो गया। और स्पूटम कल्चर इज मोर स्पेसिफिक, क्योंकि हम उसमें विजुअलाइज करते हैं, कैटेगरी ऑफ बैक्टीरिया देख लेंगे, कैटेगरी क्या है और कल्चर क्या है, कल्चर मीडिया से ये पता लगने के लिए। ठीक है। तो अब इन्फेक्शन हो गया। अब इन्फेक्शन भी दो तरह का हो सकता है, प्राइमरी इन्फेक्शन और सेकेंडरी इन्फेक्शन। प्राइमरी इन्फेक्शन कौन सा होता है? जो पहली बार किसी के एक्सपोजर में आता है। सपोज प्राइमरी इन्फेक्शन है, डायरेक्ट किसी के एक्सपोजर में आ गया और पेशेंट को टीबी हो गई। सेकेंडरी इन्फेक्शन वो होता है जो या तो रीजनरेटेड, एक्सोजीनस और एंडोजीनस, दो नाम से जानते हैं, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एंडोजीनस होता है रीएक्टिवेशन ऑफ प्राइमरी टीबी। पहले टीबी हुई थी, उसका रीएक्टिवेट हो गया, या तो उसने ट्रीटमेंट नहीं लिया सही से, या तो फॉल्ट डिफॉल्टर है, वो 4 महीने लेता है, छोड़ देता है, फिर दोबारा से टीबी डेवलप हो गई। वो एंडोजीनस, मतलब शरीर के अंदर से ही। एक होता है एक्सोजीनस। अब एक्सोजीनस क्या है? इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, 5 साल से छोटे बच्चे, HIV पेशेंट, ओल्ड पेशेंट, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम रहती है। बच्चे छोटे बहुत प्रोन रहते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी इतनी डेवलप नहीं होती, थोड़ी वीक इम्यूनिटी रहती है। तो इसलिए उनमें क्या कहलाएगी? एक्सोजीनस, जो किसी के थ्रू हमारे अंदर आ गई है, एग्जैक्ट मतलब बाहर के थ्रू। HIV रीजन रहा है, क्योंकि HIV इज ए कंडीशन ऑफ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, और इम्यूनिटी वाले पेशेंट तो हैं ऑलरेडी, या तो कोई ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट हैं, उनमें भी हो सकती है, क्योंकि उनकी हम सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी। ठीक है। तो इसमें ये रीजन हो गया। अब जब एक्सरे करते हैं, एक्सरे के अंदर एक अपीयरेंस होती है। अब उसको कंफर्म करने के लिए हम सीटी भी करते हैं। एक वर्ड है CAE, ये एक वर्ड है। ये चेस्ट एक्सरे, सीटी थोरेक्स करते हैं, मतलब लंग्स का करते हैं। तो अगर इस तरह की अपीयरेंस आती है, ये क्या अपीयरेंस होती है? ये चीज लाइक अपीयरेंस है। जैसे चीज होता है, छेद छेद होते हैं चीज के अंदर, कार्टून में देख रहे थे टॉम एंड जेरी टाइप में, उसमें छेद छेद ऐसे 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 ऐसे। स्पंज देखा है? स्पंज, उसमें बहुत सारे रेशे रेशे छेद छेद होता है। उस तरह की अपीयरेंस दिखा देते हैं लंग्स में। अगर लंग्स को हम डायसेक्ट करेंगे, काटेंगे, बाहर निकालेंगे, तो व्हाइट कलर का अलग अलग सा लंग्स आएगा, छेद छेद हुए रखे होंगे उसके अंदर, वो चीज लाइक अपीयरेंस होगी। चीज लाइक अपीयरेंस को एक्सरे के अंदर या सीटी स्कैन के अंदर दिखता है तो सीसिस नेक्रोसिस बोलते हैं। ये कंफर्मेटरी साइन है। अब ये बनता क्यों है? जब स्पूटम कहीं फंस जाता है किसी भी स्मॉल ब्रोंक्यूल्स में, तो वहां पर वो जम जाता है, उसको बोलते हैं ब्रोंकिया एक्टेसिस, अनेबल टू स्क्रीट आउट द स्पूटम जो जमा हुआ है। तो वो बाद में चल के उस एरिया को डैमेज कर देता है और इस तरह की अपीयरेंस बना देता है। इसको बोलते हैं सीएसएस नेक्रोसिस सीन इन चेस्ट एक्सरे एंड सीटी फॉर अ टीबी पेशेंट। ये कंफर्मेटरी है। ठीक है जी। अब आते हैं ध्यान ट्रीटमेंट के लिए, कि ट्रीटमेंट इससे क्या होता है। देखो, इंडिया में जो डोट्स टीबी प्रिवेंटिव प्रोग्राम होता है, जिसे बोलते हैं RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम, जो कि 1997 में स्टार्ट हुआ था। ये इंडिया में बड़े लेवल पे
टीबी को प्रिवेंट करने के लिए प्रोग्राम चला जाया था, जो अभी तक इसी के अंडर में सारी मेडिसिन, सारे ट्रीटमेंट थे ना। डोट्स इज अ ट्रीटमेंट शेड्यूल, डायरेक्ट ऑब्जर्विंग शॉर्ट कोर्स ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। ये ट्रीटमेंट का एक शॉर्ट कोर्स है जो वर्ल्ड वाइड यूज किया जाता है, बट इंडिया में ये डोट्स थेरेपी आरएन कौन सा है, टीसीपी के थ्रू चलती है, प्रोग्राम के थ्रू, जो कि 1997 से चलती हुई आ रही है। ठीक है जी। अब ये वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ा प्रोग्राम है जो हर महीने 1 लाख लोगों को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करता है हर महीने। जो न्यू टीबी, जिसमें न्यू केस हो गए, फोल्टर कोस से हुए, सारे इसके अंदर आते हैं। इसको सबसे बड़ा प्रोग्राम बोलते हैं टीबी प्रिवेंटिव प्रोग्राम के रूप में वर्ल्ड वाइड। ठीक है। अब देखते हैं कि कौन पेशेंट इसको लेते हैं, कौन से नहीं लेते हैं। देखो, ट्यूबरकुलोसिस जो बैसिलाई है एपेक्स ऑफ द लंग में ग्रो होता है एंड गोन फोकस बनाता है, और वो गोन कॉम्प्लेक्स जब तक बनेगा तो सिम्टम्स अराइव हो जाएंगे। जो कल्चर रिपोर्ट है 2 to 3 वीक्स पे करते हैं और 3 बार करेंगे, और गैप रहेगा 2 to 3 वीक्स का। जैसे किसी को हो गया आज करा, आज से 2-3 हफ्ते बाद करेंगे, फिर तीसरा कल्चर उसके 2-3 हफ्ते बाद करेंगे। ठीक है जी। ये कब करते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, ट्रीटमेंट देने के 2 से 3 हफ्ते बाद हम स्टार्ट कर देते हैं कि इसका स्पूटम कल्चर कब कब करना है। ट्रीटमेंट आज से स्टार्ट हुआ, 2 से 3 हफ्ते ट्रीटमेंट ले लो, उसके 2-3 हफ्ते बाद से टीबी कल्चर, ये स्पूटम कल्चर स्टार्ट कर देते हैं। वो क्यों करते हैं, देखने के लिए कि कंटेजियस हो या नहीं हो, ताकि पेशेंट को गाइड कर सके, भाई आप औरों में मत जाओ, भीड़ में मत जाओ, अब एक जगह तक ही सीमित रहो ताकि दूसरों को ना फैले, आइसोलेट रखो अपने आप को, रेस्पिरेटरी आइसोलेशन एटलीस्ट मेंटेन करके रखो। दूसरा है कि कब पेशेंट नॉन कंटेजियस रहता है, कि हम कब कह सकते हैं कि पेशेंट कंटेजियस नहीं है, दूसरों को नहीं फैला सकता। जब पेशेंट 2 से 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट ले लेता है ना, ठीक है, तो वो नॉन कंटेजियस कहलाता है। और नेगेटिव कल्चर भी होने चाहिए साथ में उसके 2 से 3 हफ्ते का ट्रीटमेंट ले लिया और 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव स्पूटम कल्चर इंडिकेट पेशेंट इज नॉन कंटेजियस, एंड फिर वो क्या कर सकता है, अपने काम पे भी जा सकता है। ठीक है, जहां पे वो काम कर रहा था, जहां पे वो उसका बिजनेस था, क्या था, वो कर सकता है। ठीक है, ये 3-4 चीजें जो ध्यान रखनी है। कम कंटेजियस नहीं रहता, कब अपने काम पे लौट सकता है, कब स्पूटम कल्चर नेगेटिव आता है, 2 से 3 हफ्ते बाद ही नेगेटिव आता है जब ट्रीटमेंट लेना स्टार्ट करता है पेशेंट। ठीक है, तो इसका हम, ये हो गया स्पूटम कल्चर की टेक्निक का। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम कि इसकी फर्स्ट लाइन ऑफ ड्रग कौन सी होती है। जो डोट्स का ट्रीटमेंट होता है शेड्यूल होता है 9 से 12 महीने का होता है। अब डिपेंड करता है कि कौन सा वाला है, डिफॉल्टर में अलग होता है, रिलैप्स केसेस में अलग होगा, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज में अलग होता है। ठीक है, उसके से पहले हम इसका फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट पढ़ लेते हैं कि कौन सी मेडिसिन आती है, फिर बाद में हम इसके डिफॉल्टर केसेस कौन से होंगे, कैसे होंगे, वो सब बताएंगे। तो उसकी फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट होता है INH, होता है ना, HRZES, नाम सुना है सबने? कुछ दवाइयां बैक्टीरियोसाइडल होती हैं, कुछ दवाइयां बैक्टीरियोस्टैटिक होती हैं। लिख लेंगे सब एक बार साथ साथ साइड में कहीं पे। H से लिखेंगे INH, जिसका मतलब है आइसोनियाजिड। आइसोनियाजिड आइसोनियाजिड क्या है? बैक्टीरियोसाइडल। साइडल मतलब जो ग्रोथ को रोकती है। एक होती है बैक्टीरियोस्टैटिक, एक है बैक्टीरियोसाइडल। मल्टीप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरिया रुकता है बैक्टीरियोसाइडल से और ग्रोथ रुकती है स्टैटिक से। मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इससे रुकेगा। एम्प्टी स्टमक देते हैं, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? इट इज गिवन
एम्प्टी स्टमक। अब एम्प्टी स्टमक क्यों देते हैं? ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन के लिए। खाली पेट लेता है पेशेंट जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। अब जब ये लेता है पेशेंट तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं। कॉमन साइड इफेक्ट है जैसे पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हाथ और पैरों में सूजन आएगी, फिंगर्स में सूजन आएगी और सुनपन आएगा, सॉरी सूजन नहीं, सुनपन आएगा। देख लिया, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, हेपेटोटॉक्सिसिटी और इंजरी टू द नर्व, और नर्व्स को भी ये इंजरी देते हैं। अच्छा, एक और चीज है, वेन एवर हुआ पेशेंट हुआ टेकिंग एंटासिड, तो गैस वैस बनती है, तो पेशेंट को एंटासिड नहीं देनी, या वो कोई भी सिरप नहीं देना जिसके अंदर एल्युमिनियम सल्फेट हो। होता है ना डाइजीन के अंदर, एंटासिड के अंदर वो पिंक वाली जो होती है, एल्युमिनियम सल्फेट होता है। वो क्या करता है? वो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करता है, तो वो नहीं देनी है कम से कम आधे से 1 घंटा। खाली पेट ये दवाई देंगे, गैस बनेगी, कुछ नहीं करना, पेशेंट को ना फुल ग्लास ऑफ वाटर, इट इज टेकन विद फुल ग्लास ऑफ वाटर। एंटासिड अवॉइड करना है और खाली पेट क्यों देना है? फुल एब्जॉर्प्शन के लिए। ठीक है, ये हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कम कर देगा एंटासिड इसके इफेक्ट को, इसके एब्जॉर्प्शन को भी सप्रेस कर देगा, इसलिए। तो इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए विटामिन B6 देते हैं। B6 कौन सा है? पैराडॉक्सिन। कभी देखा हो, दिया है किसी ने पेशेंट को डोट्स थेरेपी ट्रीटमेंट, तो पैराडॉक्सिन छोटी सी गोली होती है, उसे पैराडॉक्सिन लिखा था B6, वो इसके साइड इफेक्ट को कम करने के लिए, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को कम करती है वो मेनली। सेकेंड है रिफेम्पिसिन, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं R से। रिफेम्पिसिन इंडिकेटेड बाय R, ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, मोस्ट रिलायबल मेडिसिन इन दिस कैटेगरी, वर्क एज बैक्टीरियोसाइडल, मोस्ट स्टरलाइजिंग इफेक्ट। स्टरलाइजिंग इफेक्ट ये बिल्कुल बंद कर देता है बैक्टीरियल ग्रोथ को, डेवलपमेंट को, मल्टीप्लिकेशन को, इसलिए बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट देता है। ठीक है, अब जब ये देंगे, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी खाली पेट देना होता है, और ऑरेंज कलर, रेड कलर यूरिन पेशेंट को आएगा इसको देने के बाद। तो पेशेंट को रेड कलर का यूरिन है, ये है, तो हिस्ट्री के लक्षण में ये देखना भाई, तुम रिफेम्पिसिन तो नहीं ले रहे, तुम वो टीबी थेरेपी तो नहीं ले रहे, तो इसमें इस चीज का ध्यान रखते हैं। दिस इज मोस्ट पोटेंशियल ड्रग, मोस्ट रिलायबल ड्रग बोलते हैं इसको। और ये भी फुल ग्लास ऑफ वाटर से लेते हैं। हाँ, मोस्ट रिलायबल, पोटेंट, पोटेंशियल, कैपेबिलिटी ज्यादा है इसके अंदर कंपेयर टू अदर ड्रग, क्योंकि बैक्टीरियोसाइडल इफेक्ट है इसका, इसलिए। थर्ड है पायराजिनामाइड, जिसे जेड से करते हैं। ये भी बैक्टीरियोसाइडल है, बैक्टीरियोसाइडल। इसका साइड इफेक्ट है पैकेट्स डिजीज, नाम सुना है? पैकेट्स डिजीज, इट इंक्रीज द यूरिक एसिड इनटू द ब्लड। ये क्या करता है? यूरिक एसिड को इंक्रीज कर देता है और हिपेटोटॉक्सिसिटी करता है। तो इंक्रीज यूरिक एसिड, ध्यान रखना है, अंडरलाइन कर लेना, अभी लिख लो, बाद में अच्छे से लिखवा देंगे। थर्ड है इथेम्बुटोल। इथेम्बुटोल, इथेम्बुटोल है बैक्टीरियोस्टैटिक, इथेम्बुटोल है बैक्टीरियोस्टैटिक, जो ग्रोथ को रोकते हैं।
अब देखो इथेम्बुटोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है इसमें से कि ब्रेस्ट फीडिंग मदर, दोज पेशेंट या दोज मदर हु आर इन्फेक्टेड टीबी विद इन्फेक्टेड टीबी, टीबी से इन्फेक्शन लंग टीबी है और प्रेगनेंसी है, आफ्टर डिलीवरी ब्रेस्ट फीड करनी है या नहीं करनी। सिंपल सा ये क्वेश्चन, ध्यान से सुन लो क्लास में बैठे हो तो, ठीक है। दोज मदर हु आर प्रेग्नेंट मतलब और डिलीवरी हो चुकी है और डोट्स थेरेपी है, HRZ क्या ट्रीटमेंट ले रही है, तो ब्रेस्ट फीड कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आंसर है टू बी अवॉइडेड, नहीं करनी, क्योंकि ये क्या करती है, हिपेटोटॉक्सिसिटी। क्योंकि बेबी ऑलरेडी छोटा है, लीवर इमेच्योर है, तो उस पर ज्यादा असर डालेगा। अगर मदर इन्फेक्टेड है, बच्चा भी इन्फेक्टेड है, तो तब भी नहीं करनी है। उसमें उस पहली कंडीशन ये आती, बच्चा नॉन इन्फेक्टेड है, मदर इन्फेक्टेड है, तो ब्रेस्ट फीड अवॉइड करनी है। दूसरे में अगर मदर और बच्चा दोनों अवॉइड है तब भी अवॉइड करनी है, क्योंकि जो इथेम्बुटोल है ये 6 साल से ऊपर के बच्चों को देते हैं। मेन रीजन ये है हेपेटोटॉक्सिसिटी को कम करने के लिए। हाँ हाँ, वेट वाइज देते हैं। वो देखो मैंने बोला 6 साल से कम पे हेपेटोटॉक्सिसिटी करने की चांस रहता है, तो वो इथेम्बुटोल की डोज कम कर देते हैं, थोड़ी सी थेरेप्यूटिक अमाउंट में देंगे बट लो डोज में देते हैं। क्योंकि इथेम्बुटोल अगर ज्यादा दे दिया ना तो बैक्टीरियोस्टैटिस की जगह बैक्टीरियोसाइटल इफेक्ट कर देती है, तो देंगे तो कम देंगे, वो डिपेंड करता है सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। देखो सपोज दिया पेशेंट को, ऑब्जर्व करेंगे, बुलाएंगे 2 से 3 हफ्ते बाद, अगर हिपेटोटॉक्सिसिटी से रिलेटेड सिम्टम्स हैं जैसे येलोनेस है, जॉन्डिस हो गया, ये सब हो गया, तो इथेम्बुटोल को विदहोल्ड कर देंगे, तो अदर मेडिसिन को कंटिन्यू रख देते हैं, फिर अदर उसको इंप्रूवमेंट के लिए मेडिसिन देते हैं, या टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए थेरेप्यूटिक ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं इस कंडीशन में। बट डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर मदर पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है, ट्रीटमेंट ले रही है मदर, तो ब्रेस्ट फीड करनी है या नहीं करनी। इट शुड बी अवॉइडेड, अवॉइडेड नहीं करनी है। अगर सब चीज ठीक ठाक है अवॉइड कर सकते हैं। अगर बेबी बहुत ज्यादा वीक है, वो तो फिर कंडीशन पे डिपेंड हो गया, कंडीशनिंग है, बेबी का वेट बढ़ाना है, कुछ भी मैच्योर है, प्री मैच्योर बेबी है, तो उस कंडीशन में कराओ, जैसे भी है वो अलग चीज है। बट क्वेश्चन डायरेक्टली पूछता है कि शुड बी अवॉइडेड और नॉट, ठीक है। मदर और बच्चा दोनों पॉजिटिव है तो तब भी इसमें अवॉइड करेंगे, क्योंकि इथेम्बुटोल की टॉक्सिसिटी हो जाएगी। थर्ड है, इफ ए मदर टेकिंग प्रोफिलैक्टिकली ट्रीटमेंट ऑफ टीबी, प्रोफिलैक्टिकली का मतलब बचाव के लिए, सपोज घर में किसी को है, उससे बचाव के लिए भैया तुम थोड़ी सी ले लो, आप स्टार्ट कर दो, तो उस कंडीशन में मदर ब्रेस्ट फीड करा सकती है। तो 3 कंडीशन पता लग गई इथेम्बुटोल के लिए, ठीक है, बल्कि सारी, एक तो INH के पता लग गई क्या क्या पेरिफेरल न्यूरोपैथी करती है, दूसरी HR रिफेम्पेसिन रेड कलर येलो कलर यूरिन करेगी, मोस्ट पोटेंशियल ड्रग होगी, वो पोटेंट ड्रग है, मोस्ट रिलायबल है। फिर तुम्हारी Z आती है, तुम्हारी कौन सी, पायराजेनामाइड, बैक्टीरियोसाइडल है ये भी, और ये क्या करती है, ये यूरिक एसिड का इंक्रीज करती है, ठीक है जी। फिर आती तुम्हारी इथेम्बुटोल, इथेम्बुटोल भी क्या करती है तुम्हारा, बच्चों में और मदर में तो पता लग गया कि हेपेटोटॉक्सिक रहता है 6 साल से कम बच्चों में, और ब्रेस्ट फीड जो मदर होती है कौन कौन कर सकती है, कौन कौन नहीं कर सकती। और इसमें ऑप्टिक न्यूराइटिस इज द साइड इफेक्ट, ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, इसी के अंदर इथेम्बुटोल में ऑप्टिक न्यूराइटिस यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑप्टिक नर्व, ऑप्टिक नर्व की इन्फ्लामेशन करती है, ठीक है। फिर 5th आता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन इसका रूट होता है IM, कभी देखा हो पेशेंट लगते हैं ना स्ट्रेप्टोमाइसिन के इंजेक्शन, IM लगता है, तो इट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट वुमेन, ये प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये टेरेटोजेनिक इफेक्ट, टेरेटोजेनिक इफेक्ट वो इफेक्ट होते हैं जो मदर से बच्चे में चले जाते हैं, उसमें फिर
अदर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है जी, इसलिए इसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहेगी। परसेंटेज तो नहीं कह सकते, बट अवॉइड ही करेंगे कि बंद कर दो भैया। मेनली अवॉइड करते हैं जो फीटल डेवलपमेंट होती है स्टार्टिंग के 12 हफ्ते में, जैसे वॉरफ्रेन थेरेपी होती है, मार्फर सिंड्रोम हो गया, तो वॉरफ्रेन हो गया, वो सब बंद कर देते हैं, एस्प्रिन वगैरह कुछ टाइम के लिए, क्योंकि फीटल डेवलपमेंट एज कौन सी होती है, स्टार्टिंग के 12 हफ्ते में ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं, उस टाइम तो सब दवाइयां मोस्टली बंद कर देते हैं। फिर लास्ट के ट्राइमेस्टर में, जब डिलीवरी से कुछ टाइम पहले तुम्हारा एस्प्रिन वगैरह स्टार्ट कर देते हैं मदर को, वारफ्रेन थेरेपी। ठीक है, क्योंकि मार्फन सिंड्रोम है ना, वारफ्रेन से साइड इफेक्ट मार्फन सिंड्रोम बच्चों में आ जाता है, वो भी टेराटोजेनिक इफेक्ट है। तो जब ऑर्गेनोजेनेसिस होती है ना, मेनली जब बंद करते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्टिंग में 12 हफ्ते में होती है फीटल वो मतलब मेटरनल वूम के अंदर, तो इसलिए इसको अवॉइड करना है जो मदर ले रही है, प्रेग्नेंट लेडीज। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट क्या है, कोक्लियर डैमेज। कोक्लियर डैमेज स्पेसिफिक है क्रेनियल नर्व 8, कोक्लियर नर्व डैमेज जो कि 8th क्रेनियल नर्व है, जो कि क्या करेगी, टिन्निटस, टिन्निटस TINNITUS, इनर ईयर प्रॉब्लम है ये, इनर ईयर टिन्निटस करेगी, पिन कान में आवाज आएगी, पिन होम की आवाज आएगी, CTC बजेगी, तो इस तरह से आवाज आती है टिन्निटस, कोक्लियर नर्व डैमेज हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट ट्रीटमेंट। अच्छा, अब पूछते हैं पेशेंट को कि हॉस्पिटल में पेशेंट को कौन से पॉजिटिव प्रेशर में रखते हैं, नेगेटिव प्रेशर में रखते हैं, कोई बताना चाहेगा? एक तो रूट क्या है इसका, एयर ड्रॉपलेट, एयर के थ्रू जाता है ये। विंटर सीजन में या ठंडी सरफेस पे ये 10 हफ्ते, 8 से 10 हफ्ते तक जिंदा रह सकता है, बट ये नॉन स्पोरिंग बैक्टीरिया है, स्पोर फॉर्मेशन नहीं करता, छोड़ता नहीं है। स्पोर क्या है, स्पोर है, सपोज किसी सीजर पे है, इंस्ट्रूमेंट वगैरह पे स्टरलाइज ठीक से नहीं किया, तो स्पोर्स दोबारा से डेवलप हो गए, फेवरेबल एनवायरनमेंट आएगा तो दोबारा डेवलप हो जाते हैं। फेवरेबल एनवायरनमेंट या तो इम्यूनिटी कम हो जाए उस पेशेंट में, तो ये स्पोर नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, स्पोर नहीं छोड़ते अपने, एक बार खत्म हो जाए तो खत्म हो जाता है, पर ट्रीटमेंट पूरा लेना है, 9 महीने से 12 महीने तक, डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में। तो पेशेंट हॉस्पिटल में होते हैं, ये कौन से रूम में रखे जाते हैं, कौन सी नर्सिंग, रिवर्स बैरियर नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग, क्या होता है इसका मतलब, और पॉजिटिव एयरवे प्रेशर, नेगेटिव एयरवे प्रेशर रूम, ये क्या होता है। जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज, रेस्पिरेटरी है तो बहुत हाईली कम्युनिकेबल डिजीज है रेस्पिरेशन के थ्रू, तो इन पेशेंटों को नेगेटिव एयरवे प्रेशर रूम में रखा जाता है। नेगेटिव एयरवे प्रेशर किससे मेजर करते हैं, पास स्केल, पास स्केल इज द यूनिट जिससे प्रेशर को नापा जाता है, नेगेटिव प्रेशर। ठीक है जी, नेगेटिव एयरवे प्रेशर रूम कैसे होते हैं, सपोज एक रूम है, ये इसमें गेट है, मैंने गेट और इसके गेट के बाहर मैंने रिबन को टांग दिया है, जैसे ही मैं गेट खोलूंगा वो रिबन अंदर की तरफ आएंगे, क्या है, अंदर की तरफ आए हैं, बाहर एटमॉस्फेयर की हवा उस कमरे में जा रही है, यानी नेगेटिव है, सक्शन है इस रूम के अंदर, और यहाँ की हवा एग्जॉस्ट फैन के थ्रू डायरेक्ट एनवायरमेंट में आती, हैपा फिल्टर के थ्रू उसको गर्म करते हैं, ठंडा करते हैं, फिर एनवायरमेंट में छोड़ते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव एयरवे प्रेशर। एक तरह से सक्शन मेंटेन रहे, अंदर का प्रेशर बाहर एनवायरमेंट में ना जाके इस रूम तक ही सीमित रहे, और क्योंकि इसमें तो सारी इंफेक्टेड हवा है, अगर सपोज पंखा चला दिए, पॉजिटिव एयर प्रेशर मेंटेन कर रहा है, गेट खोला, सारी हवा बाहर सारे में फैल जाएगा, तो उसको अवॉइड करने के लिए नेगेटिव एयरवे प्रेशर रूम में रखा जाता है ऐसे पेशेंटों को, जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज वाले, रेस्पिरेटरी खासकर। अब बात आती है नेगेटिव एयरवे प्रेशर, सॉरी पॉजिटिव एयरवे प्रेशर वाले रूम क्या होते हैं, वो किसके लिए रखते हैं। पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रूम वो होते हैं जिसके अंदर एयर प्रेशर थोड़ा ज्यादा होता है, जैसे ओटी हमारी, जितने भी ट्रांसप्लांट यूनिट, जिसमें बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट, जितने भी ट्रांसप्लांट यूनिट है उसमें पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रहता है। वो कैसा था, सपोज ये रूम है, मैंने गेट खुला, रिबन टांगे हुआ, पर्दा है जो भी है वो बाहर जा रहा है, बाहर की तरफ, यानी इस रूम के अंदर फ्रेश हवा आ रही है,
वो भी फिल्टर होके आ रही है, फ्रेश हवा आ रही है, फिल्टर होके इस एनवायरनमेंट में पहले आ रही है, इस रूम के अंदर। पेशेंट की सपोज ओटी चल रही है, कैविटीज ओपन है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, कुछ भी हो रहा है, किडनी ट्रांसप्लांट है, हार्ट ट्रांसप्लांट है, तो हमें क्या करना है, एनवायरनमेंट को क्लीन रखना है। स्टेरिलिटी हमने मेंटेन करी हुई है और बाहर से क्लीन हवा आ रही है, नॉन इन्फेक्टेड एयर, तो यहाँ पे होके फिर बाहर जाएगी, तो कहीं से टच नहीं हो रही हवा, कुछ नहीं हो रही। अगर सपोज उसी पेशेंट को नेगेटिव में रख देंगे, बाहर की हवा, उस रूम की, वॉशरूम की, वार्ड की, प्री ऑपरेटिव रूम की, जैसे गेट खोला सारी हवा अंदर, तो इन्फेक्टेड हवा सारे कंटामिनेट कर देगी उस पेशेंट की कैविटी, ओपन कैविटी को। तो इसलिए पेशेंटों को नहीं रखते। ओटीज वगैरह, ट्रांसप्लांट यूनिट वगैरह, इनके अंदर हमेशा पॉजिटिव एयरवे प्रेशर रहता है हमेशा इन यूनिट्स के अंदर। ठीक है जी। अब बात आती है बैरियर नर्सिंग और रिवर्स बैरियर नर्सिंग। ये क्या होती है बताओ? बैरियर नर्सिंग और रिवर्स बैरियर नर्सिंग, बैरियर है, बैरियर आगे एक प्रोटेक्टिव लेयर को बनाए रखना, वो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के थ्रू बनाते हैं। हम मेडिकल स्टाफ को प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम द इन्फेक्शन। सपोज मैं किसी पेशेंट को केयर दे रहा हूँ, HIV पेशेंट है, हेपेटाइटिस C पेशेंट है, तो मैं बैरियर नर्सिंग का यूज करूंगा। HIV हटा दो, सिर्फ मान लो इन्फेक्टेड कैंसर पेशेंट है, मैं करूंगा बैरियर नर्सिंग का यूज। मैंने एक बैरियर क्रिएट कर दिया है अपने और पेशेंट के बीच में, ताकि उसका इन्फेक्शन मेरे तक ना पाए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन जो हेल्थ केयर वर्कर को ना पहुंचाए, उसे बोलेंगे बैरियर नर्सिंग। एक होते रिवर्स बैरियर नर्सिंग, जिसमें से हम एक हेल्थ केयर के थ्रू किसी को इन्फेक्शन ना लग जाए, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, ऑलरेडी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज है, ऑलरेडी स्टेरिलिटी है रूम के अंदर, तो उसमें रिवर्स बैरियर नर्सिंग, जो भी हम जाएंगे पेशेंट के रूम में अलग से ही उसके कपड़े टंग रहेंगे, हमारे जो चेंज करने के होते हैं वो भी कपड़े उसके रूम के बाहर लगे रहते हैं, हम जाएंगे उस रूम में उस कपड़े को ही पहनेंगे फिर एंटर करेंगे। यानी हमें इन्फेक्शन अपने से उस तक नहीं पहुंचाना है। तो रिवर्स बैरियर, हमने अपना इन्फेक्शन उसके जाने से रोक देना। हम तो इस पेशेंट को भी देख रहे हैं, उस पेशेंट को भी देख रहे हैं, बट इस कंडीशन को जब भी फॉलो करते हैं तो 1:1 का रेशियो रहेगा। उस पेशेंट को सिर्फ एक स्टाफ देखते ताकि औरों तक ना जाए। उस रूम के बाहर एक प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, वो भी PPE गाउन वगैरह रहेंगे, सिंग जो भी रहेगा पहन के, जब भी एंटर करेंगे बाहर वहीं टांग देंगे। और जो दूसरा था, जैसे कोविड के टाइम, उसमें हम कौन सा यूज करते हैं पैटर्न? बैरियर नर्सिंग यूज करते हैं। कोविड में जो भी है बैरियर नर्सिंग, ना कि रिवर्स बैरियर नर्सिंग। अब समझ गए सब एग्जांपल? रिवर्स बैरियर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज देते हैं, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ट्रांसप्लांट यूनिट जितनी भी हो गई, ठीक है, समझ गए? अब डोट्स थेरेपी की कुछ कैटेगरीज होती हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है, डोट्स 1, डोट्स 2 एंड डोट्स 3। मतलब डोट्स कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। कैटेगरी 1 कौन सी होती है, कैटेगरी 2 कौन सी होती है? जितने भी नए केसेस हैं, ऑल न्यू केसेस विद स्पूटम कल्चर पॉजिटिव, वो सब आएंगे कैटेगरी 1 के अंदर। एक होता है कैटेगरी 2, फेलियर और दोज हु लेफ्ट द ट्रीटमेंट इन बिटवीन, जो बीच में ही ट्रीटमेंट छोड़ दें या फिर फेलियर हो। रिलैप्स केसेस आफ्टर कंप्लीटिंग कोर्स अगेन इन्फेक्शन, सपोज किसी ने 9 मंथ का ट्रीटमेंट लिया, पूरा ट्रीटमेंट लिया 9-12 महीने, बट कुछ टाइम बाद दोबारा से टीबी हो गया उसको, तो उसको सेकंड कैटेगरी में रखेंगे। पेशेंट की गलती नहीं है, अब रीजन डिफाइन करेंगे, या तो भैया इम्यूनिटी कम हुई है या फिर क्या रीजन है, वो बाद में डिफाइन करता है, बट ऐसे केसेस को हम सेकंड कैटेगरी में ही रखते हैं। एक होते हैं डिफॉल्टर, पहला क्या था, रिलैप्स केसेस, दूसरा क्या था, जिसने ट्रीटमेंट ले लिया बट उसमें दोबारा हो गया। एक होता है डिफॉल्टर, डिफॉल्टर की कैटेगरी वो होती है जो पूरा ट्रीटमेंट जानबूझ के नहीं लेते हैं, या तो छोड़ देते हैं, बीच में भाग गए गाँव, या फिर किसी ने कुछ बोल दिया दवाई मत खा, उसने खाना छोड़ दिया, 3 महीने दवाई मेडिसिन खाई, वेट लॉस होना कम हो गया, हेल्दी से लग रहा है, मैं ठीक हो गया, उसने पूरी मेडिसिन ही खाना छोड़ दिया, तो वो डिफॉल्टर की कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये कैटेगरी 2। एक होती है कैटेगरी 3, ऑल न्यू पेशेंट और केसेस विद स्पूटम कल्चर नेगेटिव,
वो केसेस जिसका स्पूटम कल्चर नेगेटिव आता है बट एक्सरे चेस्ट और सीटी पॉजिटिव, वो जो दिखवाया था मैंने चीज लाइक अपीयरेंस इनटू द सीटी स्कैन और एक्सरे, उससे वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो उन पेशेंटों को कैटेगरी 3 में रखते हैं, क्योंकि कैटेगरी 3 में थोड़ी कम दवाइयां होती हैं, तो 6 महीने का होता है, तो ये होता है। तो इन कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही कलर कोडिंग है डॉट्स में, ब्लू, रेड और ग्रीन। जैसे कैटेगरी 1 में हम देते हैं रेड। रेड हमेशा क्या है, इंडिकेटर है डेंजर, भाई डेंजर है, सबसे पहले रेड। स्टार्टिंग हुई तो रेड दो सबसे पहले, इसको टीबी हुई तो रेड दो। रेड बॉक्स इंडिकेट कैटेगरी फर्स्ट। ब्लू ऑल द रिलैप्स केसेस, ऑल द डिफॉल्टर केसेस और ऑल द फेलियर, जिसने इनकम्प्लीट नहीं लिया है कोर्स, उनको रखते हैं ब्लू में। इसकी ड्यूरेशन होती है 12 महीने, सॉरी इसकी ड्यूरेशन होती है 8 महीने के लिए। और थर्ड है तुम्हारा ग्रीन, यानी कैटेगरी 3, इसको देते हैं ग्रीन बॉक्स। मेनली बॉक्स नहीं होता, ये कलर कोडिंग होती है। अगर आप पत्ता देखेंगे ना डॉट्स थेरेपी का, ग्रीन, ब्लू और रेड, पलट के देखेंगे तो उसमें लिखा रहता है, एरो बनी रहती है, पहले ये खाएंगे फिर उसके बाद ही खाएंगे, ऐसे 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 एरो रहती है पूरे महीने की डॉट्स की। हाँ क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ डॉट्स की है कलर कोडिंग, ये डॉट्स की है। जो मेडिसिन पेशेंट ले रहा है उसके पत्ता होता है, क्योंकि जो मेडिसिन देता है पूरा पैकेट बॉक्स होता है, 3 महीने का ले लो, 1 महीने का लो, 4 महीने का लो, 6 महीने का लो, पूरा से देता है पेशेंट को पैक करके अच्छे से। जो ग्रीन है सेफ है, और सेफ जिसका स्पूटम कल्चर नेगेटिव था, मतलब कंटेजियस नहीं है, बट उसके चेस्ट में एक्सरे चेस्ट सीटी की वजह से कंफर्म हुआ है सो टीबी है, तो उनको भी हम कुछ टाइम के लिए ट्रीटमेंट देते हैं, जो कि 6 मंथ का होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट डॉट्स थेरेपी। तो जब डॉट्स थेरेपी फेल हो जाती है, ये जो रिलैप्स केसेस है डिफॉल्टर है मेनली, ये चांस रहता है एमडीआर में ना कन्वर्ट हो जाए, मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस टीबी। ये मेडिसिन तो लेनी पड़ेगी, साथ में एक्चुअली कुछ कुछ मेडिसिन का रेसिस्टेंस क्रिएट हो जाता है, जैसे इथम्बुटोल का हो गया रेसिस्टेंस। तो इसमें एच और आर, ज्यादातर तो इन दोनों मेडिसिन का ही रेसिस्टेंस देखने को मिलता है। अब जहाँ पे रिफेम्पिसिन का रेसिस्टेंस देखने को मिल गया ना, तो समझ लेना बहुत मुश्किल होता है उस पेशेंटों के लिए, क्योंकि 4-5 मेडिसिन और ऐड हो जाएंगी, तो 12-13 टैबलेट एक दिन में खानी पड़ती है पेशेंट को एमडीआरटीबी के अंदर। बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा कंटेजियस होता है वो, बिल्कुल स्ट्रिक्ट, क्योंकि इतने ज्यादा साइड इफेक्ट होता है, इतनी वॉमिटिंग आती है पेशेंट को बहुत ज्यादा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट भी लेना पड़ेगा। ठीक है, एमडीआर कब बोलते हैं? जब 2 या 2 से ज्यादा ड्रग से रेसिस्टेंस हो जाए, उसको एमडीआर बोलते हैं। क्या बोले? एच और आर, 2 से ज्यादा, इनसे ज्यादा हो, इनका 2 एटलीस्ट रेसिस्टेंस हो गया है, तो उसको एमडीआर टीबी बोलेंगे। ठीक है, अब जब सेकंड, वो थी फर्स्ट लाइन ड्रग, जो हमारी ये है हमारी फर्स्ट लाइन ड्रग एचआरजेडीएस, इन दोनों का रेसिस्टेंस हो गया है, तो इसकी जगह 5 मेडिसिन और ऐड हो जाती हैं, 4-5 मेडिसिन, जैसे कि अमीकासिन, ओफ्लोक्सिन, लीवोफ्लोक्सिन और सैलिसाइलिक एसिड। ये ज्यादा ध्यान नहीं रखना है, बस एमडीआर टीबी क्या होती है, किससे कब बोलते हैं एमडीआर टीबी हो गई है, वो ध्यान रखना है कि इन 2 मेडिसिन से जब भी रेसिस्टेंस हो जाए, 2 या 2 से अधिक, इनकी जगह कौन सी मेडिसिन ऐड कर देना, ओफ्लोक्सिन और अमीकासिन और सैलिसाइलिक एसिड वाली, ये 3 दवाइयां ऐड हो जाती हैं। ठीक है जी, फिर उसके बाद है एक्सडीआरटीबी। जब फर्स्ट लाइन और सेकंड लाइन ट्रीटमेंट भी फेल हो जाए, तो एक्सट्रीम ड्रग रेसिस्टेंस टीबी कहलाती है वो। तो उस कंडीशन में बहुत ज़्यादा मुश्किल, पेशेंट नहीं बचते हैं, बहुत ज़्यादा इन्फेक्शियस होते हैं, तो वीक हो जाता है बहुत ज़्यादा पेशेंट एक्सडीआर के अंदर, तो कोई डॉट थेरेपी काम ही नहीं करती है। फिर उसमें फिर आईएम इंजेक्शन और भी स्टार्ट होते हैं, इंजेक्टेबल स्टार्ट होंगे, वो सब चीज़ें। ठीक है, तो उसमें बस यही ध्यान रखना है। अब बढ़ता है नर्सिंग मैनेजमेंट।
नर्सिंग मैनेजमेंट में मैंने बताया था अभी, नर्सिंग, बैरियर नर्सिंग और रिवर्स बैरियर नर्सिंग, कौन सी आपको फॉलो करनी है? आपको उसमें कौन सी फॉलो करनी है? बैरियर नर्सिंग। हमें अपने आप को बचाना है इन्फेक्शन से, हम हेल्थ केयर वर्कर, हमें हमको बचना है इन्फेक्शन से। को पेशेंट तो ऑलरेडी है, पेशेंट को फेस मास्क यूज करने के लिए बोलेंगे। कब तक बोलेंगे? जब तक वो कंटेजियस है, ठीक है, रेस्पिरेटरी फेस मास्क, या जब तक वो ट्रीटमेंट ले रहा है। नॉन कंटेजियस कब रहेगा? जब कंसेक्यूटिवली 3 नेगेटिव कल्चर हो गए और 2 से 3 हफ्ते और 3 महीने ट्रीटमेंट लेते हुए, वो 3 महीने और 3 कंसेक्यूटिव नेगेटिव कल्चर हो गए। 2 to 3 वीक रेस्पिरेटरी आइसोलेशन में रहना पेशेंट को, यानी फेस मास्क लगा के रखना है। इफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस एक्सरसाइज बतानी है पेशेंट को, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, चेस्ट थेरेपी, फिजियोथेरेपी, टैपिंग ऑन द चेस्ट, मॉर्निंग में क्लीन करना, जो स्पिट आउट करना स्पूटम को कैसे करना है ज्यादा से ज्यादा, और हैंड वॉशिंग बिफोर एंड आफ्टर केयर ऑफ द पेशेंट। 5 मूवमेंट ऑफ हैंड हाइजीन सबको पता है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग, 2 बिफोर एंड 3 आफ्टर, ये सबको ध्यान रखना है। जब ये ध्यान रखना है तो हैंड मूवमेंट अलग होती है, मूवमेंट अलग होती है। मूवमेंट वो है, वो कौन से पल हैं जिसमें हम हैंड हाइजीन मतलब यूज करेंगे, फॉलो करेंगे। बिफोर टचिंग पेशेंट, बिफोर एनी प्रोसीजर, 2 बिफोर हो गए, 3 आफ्टर, आफ्टर टचिंग पेशेंट, आफ्टर एक्सपोज बॉडी फ्लूइड, आफ्टर टचिंग द सराउंडिंग, आफ्टर प्रोसीजर कोई भी, ये 3 हो गए। इन 5 कंडीशन में ही हम फॉलो करते हैं। और एक होता है हैंड रब, हैंड वॉशिंग, सोप हैंड वॉशिंग और सर्जिकल हैंड वॉशिंग। जो हैंड रब वाली होती है कितने सेकंड की होती है? 20 to 30 सेकेंड। और जो सोप वाली होती है 260 सेकेंड। सर्जिकल होती है 17 स्टेप रहेंगे, 5 मिनट्स की रहेगी, ठीक है। ये आपकी हैंड वॉशिंग टेक्निक है। तो दिस इज ऑल अबाउट टीबी। थैंक यू।